दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिड डे मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सीज फायर की नई शर्त पर हमास ने खींच दी लाल लकीर, उधर इसराइल ने फिर दे डाली धमकी। इसराइल के आर्मी चीफ का खुला इकरार, हमारी फौज थक चुकी है, हमास अभी भी गजा में है मजबूत। गजा में भूख का तूफान, एनजीओ ने कहा हालात भुखमरी से भी बदतर। डोनाल्ड ट्रंप ने दी ईरान को न्यूक्लियर धमकी, कहा बॉम्ब भूल जाओ या अंजाम के लिए रहो तैयार। अमेरिका का यमन पर नया एयर स्ट्राइक कैंपेन, मारिब से रेड सी तक धमाके ही धमाके। और दमिश्क में लेबनान सीरिया के लीडर्स की खास मुलाकात, नए रास्तों और पुराने जख्मों पर हुई बात। सवाल खैर, हमास ने इसराइल के नए सीजफायर प्लान को रिजेक्ट कर दिया है, ये कह करके कि ये उनकी रेड लाइन क्रॉस करता है, लाल लकीर को क्रॉस कर देता है, यानी कि उनकी जो हदें बनाई हुई उन्हें तोड़ देता है इसराइल का प्लान। इसराइल का कहना है कि अगर हमास आधे होस्टेजेस को छोड़ दे तो वो 45 दिन के लिए टेम्पररी सीज फायर देने को तैयार है, लेकिन परमानेंट वॉर एंड तभी होगा जब हमास अपने हथियार डाल दे, यानी सरेंडर कर दे, जो हमास के लिए नामंजूर है। हमास के लिए एक लाल लकीर है। हमास ने इसी बात से इनकार कर दिया कि हथियार तो नहीं डालेंगे। एएफपी से बात करते हुए हमास के एक ऑफिशियल ने बताया कि इसराइल की ये डिमांड कि वो डिसआर्म हो जाएं, यानी हम डिसआर्म हो जाएं, हथियार डाल दें, हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, हमारे लिए नाकाबिले मंजूर है। ये प्रपोजल इजिप्ट के मीडिएटर्स के जरिए दिया गया हमास को, जिसमें यह भी शामिल है कि पहले हफ्ते में आधे होस्टेजेस रिहा किए जाएंगे, एड की एंट्री होगी और ट्रूस को 45 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। खिंचेगी नहीं पता, लेकिन गजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है दोस्तों, और इसराइल की शराइत हमास के लिए अभी भी लाकबूल है। क्या होगा? मुझे तो ये लगता है कि हमले जो तेज़ हो रहे हैं उससे और बर्बादी होगी, लेकिन अगली खबर आपको ये बताएगी कि बर्बादी इसराइल की आर्मी के लिए भी है और वहाँ भी हौसले पस्त हो रहे हैं। अगली खबर यह है कि इसराइल के आर्मी चीफ का इकरार सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास अभी तक गजा में काबिज है, उसका कंट्रोल है और हमारी फौज थक चुकी है। इसराइल के नए मिलिट्री चीफ एयाल ज़ामिर ने खुद मान लिया कि इसराइल की फौज हमास को हरा नहीं सकी और गजा में इसराइल के बड़े मकसद मिलिट्री या ताकत से हासिल नहीं हो सकते, यानी टेबल पर ही आना होगा। प्रेस टीवी के मुताबिक एयाल ज़ामिर ने पीएम नेतन्याहू को बताया कि फौज के पास ना मैन पावर है, बल्कि यूं कहें मैन पावर तो है, मैन पावर की कमी है और रिसोर्सेज की भी कमी है, और हमास 1 साल से ज़्यादा की जंग के बावजूद अभी भी गजा में कंट्रोल हासिल किए हुए है, उसके कंट्रोलिंग में कोई कमी नहीं आई है। इसराइल ये चाह रहा है कि गजा में नए बफर जोन्स बनाए जाएं, लेकिन फौज के अंदर ही अब शक और शुबात उठने लगे हैं कि ये सब कितने सालों में होगा, ये सब कितने सालों तक चलेगा, क्योंकि हमास को हरा नहीं पाया, हमास को ख़त्म नहीं कर पाया। एक डील दी जा रही कि हमास हथियार डाल दे और वो डालने से मना कर रहा है, कुछ तो बात है। इसी बीच सैकड़ों इसराइली रिजर्व सोल्जर्स और वेटरन्स ने जंग के खिलाफ पिटीशन साइन की है कि जंग रोकी जाए और कैप्टिव्स को, होस्टेजेस को हमास से डील करके वापस लाया जाए। नेतन्याहू ने फिर धमकी दी है कि जो एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स पिटीशन साइन करेंगे, जो ये कहेंगे कि जंग बंद कर दो, उन्हें फौज से निकाल दिया जाएगा। फौज में फौजियों की भारी कमी सामने आई है, खास तौर पर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स लोगों को एग्जम्पशन मिलने की वजह से, छूट मिलने की वजह से, और बाकी सोल्जर्स बैटल में जो है जाना नहीं चाहते, उसकी वजह से ये कमी देखी गई है। बैटल फटीग भी बढ़ गया है, लोग इस जंग को लड़ना नहीं चाहते। इसराइली मीडिया के नंबर्स के मुताबिक सिर्फ 60% रिजर्व सोल्जर्स जंग में एक्टिव हैं, और अगर जंग और ज़्यादा बढ़ाई गई तो ये नंबर्स भी और ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, यानी फौजी और कम हो सकते हैं। कुल मिलाकर आईडीएफ के और इसराइल के लिए गजा की जंग एक नासूर बन गई है, और यहाँ जीत के नाम पर उसके नाम सिवाय गजा को तबाह कर देने के और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बार बार डील की बात तभी आती है जब जंग के असली टारगेट्स पूरे होने से दूर रह जाते हैं। अब गजा की वो रिपोर्ट देख और सुन लीजिए जो हर निवाले से पहले आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि गजा की किसी एक फैमिली के एक दिन भर का खाना कहीं आपकी सिर्फ एक खुराक के बराबर तो नहीं है। गजा में पूरी तरह से कहत, 91% लोग भूख का शिकार हैं। ये एक एनजीओ की रिपोर्ट है।
कहत पूरी तरीके से फैल चुका है, भुखमरी है, खाने की कमी है और 91% लोगों के पास 3 वक्त का खाना नहीं। पैलेस्टीनियन एनजीओ नेटवर्क यानी PNGO ने कहा है कि गजा में अब पूरी तरह से कहत फैल चुका है और 91% लोग एक्सट्रीम लेवल की शिद्दत की भूख का सामना कर रहे हैं और ये सब हो रहा है इसराइल की जेनोसाइड की वजह से। ये उस एनजीओ की रिपोर्ट है। PNGO पैलेस्टाइन एनजीओ ने कहा है ये क्राइसिस नहीं, ये जेनोसाइड है। 2 मिलियन लोगों को भूखा रखा जा रहा है, बेकरीज को बॉम्ब से उड़ाया जा चुका है, खाना और पानी रोक दिया गया है, दवाइयों की सप्लाई बंद कर दी गई है। इस एनजीओ के मुताबिक 3,45,000 लोग फेज 5 फेमाइन में हैं, जो भूख का सबसे खतरनाक स्टेज होता है। ये भूख की सबसे खतरनाक स्टेज है फेज 5। 3,45,000 लोग सबसे खतरनाक स्टेज पर। 60,000 बच्चों को फौरन न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट चाहिए। 92% माओ और छोटे बच्चों को जरूरी ग़िज़ा नहीं मिल रही है। PNGO के मुताबिक ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, कोई कुदरती कहर नहीं है, बल्कि सोची समझी पॉलिसी है, भूखा मारने की एक स्ट्रेटजी है। वाटर प्लांट उड़ा दिया गया है, राशन के गोदाम बॉम्ब से तबाह किए जा चुके हैं और बॉर्डर पर एड को रोका जा चुका है। एक पूरी नस्ल को तबाह किया जा रहा है, एक पूरी नस्ल को मारने की प्लानिंग है। ये हंगर नहीं, ये हलाक करने का प्लान है, ये इस पूरी रिपोर्ट में कहा गया है। बढ़ते आगे, इजराइल के वॉर क्राइम्स में डच सरकार भी क्या शामिल है, ये सवाल है। नीदरलैंड की सरकार पर इजराइल के वॉर क्राइम्स में शामिल होने के इल्ज़ाम लगे हैं, ख़ास तौर पर गजा में। इल्ज़ाम यह है कि डच या कि नीदरलैंड, आप समझ लीजिए, नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने इजराइल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया है, जिसमें मिलिट्री डॉग्स, जो आर्मी के मिलिट्री के कुत्ते होते हैं ना, उन्हें भेजने तक की बात सामने आई है। और जो सपोर्ट किया है वो किया है। मिलिट्री के कुत्तों पर ही बात कर लें तो ये बेहद ख़तरनाक होते हैं, जिनसे अक्सर फ़लस्तीनियों को तकलीफ़ पहुँचाने की भी तस्वीरें सामने आती हैं जब वो फ़लस्तीनी इजरायली जेलों में ले जाए जाते हैं। यानी जो जुल्म गजा में हो रहा है उसमें सिर्फ इसराइल नहीं, बाकी कई ममालिक का हाथ हो सकता है, हाथ है, हाथ रंगे हुए हैं। अब बात ईरान की और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिल रही धमकियों की। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को धमकी भरा एक सॉल्यूशन फिर सामने आया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ो वरना डैश डैश डैश। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर धमकी दी है। डेमोक्रेसी के सेल्फ क्लेम्ड बादशाह ने इस बार कहा है, मसला सॉल्व कर दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो बड़ा सख्त एक्शन लूंगा। क्या डेमोक्रेसी है ना? क्या आप धमका कर दूसरे से कह रहे हैं कि तुम वो चीज़ नहीं रख सकते जो हमारे पास है, जिसका अकेला इस्तेमाल हमने किया है और 2 शहरों को तबाह कर दिया, लाखों लोग मार दिए। अपना ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब का ख्वाब भूलना होगा और जल्दी भूलना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं ईरान अमीर हो, बेहतरीन मुल्क बने, बस एक छोटी सी शर्त है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चलेगा। दोस्तों, लफ्जों में डिप्लोमेसी लेकिन टोन में पुरानी वाली ट्रंप स्टाइल धमकी, यानी या तो रहो सीधे या भुगतो नतीजे। ट्रंप की धमकियां ओमान में पहले दौर की बातचीत के बाद भी खत्म नहीं हो रही हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि ईरान से बातचीत अच्छी हुई है, कंस्ट्रक्टिव है, प्रोग्रेसिव है। फिर क्या मसला है? क्या धमकी जब तक देंगे नहीं तब तक दिन का एक कीमती लम्हा बीतेगा नहीं? मेरे दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें कि अब हमारे फेसबुक पेज आज़ाद बोल इंडिया पर भी फुल्ली एक्टिव हो चुके हैं हम, और वहाँ भी आपको न्यूज़ के तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। पहले हम इस पर कम एक्टिव होते थे और अल्लाह ना करे कभी कुछ इस प्लेटफॉर्म पर हुआ तो आपसे वहाँ मुलाकात हो जाएगी, आपको वहाँ न्यूज़ मिल जाएगी। लिहाजा उस फेसबुक पेज को लाइक करना और उसे अपने करीबियों में, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, उसे लोगों तक पहुँचाना ना भूलें, क्योंकि उसकी कामयाबी भी इस चैनल की तरह आप लोगों पर टिकी हुई है। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब बात यमन की। यमन पर फिर से अमेरिका ने हमले किए हैं। मारिब से लेकर रेड सी तक बॉम्ब की बरसात की है। अमेरिका ने एक और डेंजरस एयर स्ट्राइक कैंपेन छेड़ दिया है यमन में। मंडे की रात 15 एयर स्ट्राइक्स मारिब के रागवान और मदगाल इलाकों पर की गई। साथ ही रेड सी के कामरान आइलैंड पर भी अमेरिकन फोर्सेस ने धमाकेदार स्ट्राइक्स की। अल-जौफ गवर्नरेट के अल-जहफ और अल-कादिर एरिया में भी रात भर टारगेट किए गए, लोगों पर बम बरसाए गए, या जो साइट्स चुन रखी थी अमेरिका ने उन पर बम बरसाए गए। जबकि आज मंगल की सुबह तक
मारिब पर एक और स्ट्राइक वेव आई। सिर्फ 24 घंटे पहले सना के पास एक सिरेमिक फैक्ट्री पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स में 32 लोग या तो शहीद हुए थे या जख्मी हुए थे। यमन की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अमेरिका ने यमन को एयर स्ट्राइक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है और इससे लोग बड़ी तादाद में मारे भी जा रहे हैं, जख्मी भी हो रहे हैं। अब बात लेबनान और सीरिया की। लेबनान और सीरिया के दरमियान नए रास्ते खुलने लगे हैं। ये बात आई है प्राइम मिनिस्टर नवाब सलाम की दमिश्क में एक अहम मुलाकात के बाद जो उन्होंने अलशरा से की। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नवाब सलाम ने पीर के रोज़ सीरिया का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अलशरा से हुई। मुलाकात का फोकस दो अहम मसले रहे। पहला ये कि वो लेबनीज़ लोग जो बशर अल असद के दौर में सीरिया की जेलों में गायब हुए थे, उनका पता ठिकाना, वो जिंदा हैं मुर्दा हैं, इसकी इत्तला पूरी डिटेल्स दी जाए। दूसरा ये कि बॉर्डर सिक्योरिटी, जहां असद के जाने के बाद टेंशन्स बढ़ गई हैं दोनों मुल्क की सरहद पर, उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, ठीक किया जाए। ये पहली दफ़ा है कि लेबनान का कोई टॉप लीडर फरवरी में नई हुकूमत बनने के बाद दमिश्क यानी कि सीरिया गया है। सीरिया में पावर शिफ्ट के बाद दोनों ममालिक के बीच नई इक्वेशंस तैयार हो रही हैं। और एक दो खबरें ये हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, जिन्होंने स्टीव विटकॉफ के साथ, अमेरिका के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात की ईरान की, उन्होंने सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन करके इस बारे में इत्तला दी है कि ये बातचीत क्या क्या हुई, क्या क्या ईरान की तरफ से कहा गया, अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया। ये और बात है, लोग ईरान को, सऊदी अरब को अलग तरीके से देखते हैं, जबकि दो मुल्क के तौर पर इनके आपस में बड़े अच्छे रिलेशन हैं और अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि एक फॉरेन मिनिस्टर ईरान का और दूसरे फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब के एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं और ईरान वाले उन्हें इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन रशिया में भी दी जाएगी, हालांकि इनका प्री शेड्यूल्ड वो विजिट है अब्बास अरागची की, जाएंगे रूस। रशिया और इजिप्ट ने एक जॉइंट नेवल ड्रिल की है, उसके कुछ वीडियोस जो हैं वो RT रशिया टुडे ने पेश किए और ये दोनों जो हैं मेडिटेरेनियन सी में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिनेरियोज़ में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें शिप इंस्पेक्शन भी है, लाइव फायर प्रैक्टिस भी है। दोनों की नेवी, मिस्र की और रूस की, एक बड़ी ड्रिल कर रहे हैं। इसे एक आम ड्रिल के हिसाब से भी देख सकते हैं और कुछ ख़ास ड्रिल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वहाँ मिनिस्टर नहीं सेक्रेटरी होता है, तो फॉरेन मिनिस्टर ही मानिए अमेरिका के, उनसे सीरिया और गज़ा और यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत की है। हकान फिदान, मार्को रूबियो के बीच काफ़ी देर बातचीत हुई। हालांकि इस बातचीत को हम सिर्फ बातचीत के अलावा और कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि तुर्की एक ऐसा कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है। सीरिया गज़ा में नहीं कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, यू नो वेरी वेल। और अभी उसने अपने तुर्की में यूक्रेन और रूस की जो बातचीत है, बल्कि यूक्रेन की अलग और रूस की अलग अमेरिका से, उस वॉर को लेकर वो कंडक्ट की थी, ऑर्गेनाइज करवाई थी, और इसके लिए मान सकते हैं दो जगह एक्टिव रोल तो उसका है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।